बना जाएगा। चलिए जी, फटाफट से लोग जुड़ जाइए सब कोई। आज हम लोग अभी बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट से लोग जुड़िए सब कोई। अभी हमारा बायोकेमिस्ट्री का क्लास होने वाला है, ठीक है। एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आकर्ष यादव, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हाउ इज द जोश? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हाय सर जी, बिल्कुल एकदम हाई ही रहना चाहिए। अभी अगर जो जोश डाउन हुआ तो ये सब काम जोश हाई में ही होता है, ठीक है जी। काफी सारे स्टूडेंट्स, लगभग 40 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लास में। तो कितने एक्साइटेड हैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप लोग? बायोकेमिस्ट्री सबके दिमाग की बत्ती जला देती है। इतना केमिस्ट्री, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर। बस देखिए कोई वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है, सब चीजें क्लियर है। मैं फोन को अभी तुरंत से रख देता हूँ बाहर। चलिए चलिए जी, अब हम लोग स्टार्ट करें। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? फटाफट से आप लोग यस या नो लिख देंगे अगर क्लियरली सब चीज दिख रही है आप लोग को तो। कोई नहीं लेके जाएगा जी फोन, कोई नहीं लेके जाएगा। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, मतलब ऊपर में है जी। फर्स्ट फ्लोर पर है तो इतने ऊपर छत के ऊपर से कौन रूम लेके जाएगा जी। चलिए जी, अब हम लोग स्टार्ट कर ले। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्लाइड शो। चलिए पेन सेलेक्ट कर लूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री की क्लास। एक बार आप लोग बता देंगे वॉइस क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? जी आप लोग आपस में बातचीत ना ही करें तो बेहतर होगा, क्लास पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। चलिए आ गई हैं स्टूडेंट जो रेगुलर। ज्योति जी भी आ गई हैं जो कि रेगुलर क्लास अटेंड करती हैं जी, बहुत बढ़िया। चलिए नो प्रॉब्लम, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से ही बायोकेमिस्ट्री के क्लासेस को खत्म करेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में जो बायोकेमिस्ट्री का भी रहेगा वेटेज, लगभग अगर 15 क्वेश्चन है ना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री से, तो उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। और लगभग 5 क्वेश्चन आपका बायोकेमिस्ट्री से देखने को मिलेगा, क्योंकि एचएपी का सिलेबस ज्यादा है। एचएपी में लगभग 15 चैप्टर्स हैं और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा फोकस, ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमने 6 चैप्टर खत्म कर दिया है। अब बचा है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी धीरे धीरे कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट करते हैं, अभी हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन का मोनोमर यूनिट क्या कहलाता है? क्या कह रहे हैं? 5 क्वेश्चन कराइएगा? नहीं जी, नहीं जी, 5 क्वेश्चन वाली बात नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन सही से किया करवाया जाएगा। आप लोग ज्यादा इधर उधर क्वेश्चन सब मत कीजिए। अब आपका आंसर करना काम है, सीधा आंसर कीजिए। द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन जो है उसका मोनोमर यूनिट क्या है? प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर है, आपको पता होगा प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है? किसका पॉलीमर है? तो एमिनो एसिड का। किसका? एमिनो एसिड का। क्लियर? तो बहुत सारे एमिनो एसिड, मान लीजिए ये गोल गोल क्या है? एमिनो एसिड है। बहुत सारे एमिनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, किस बॉन्ड के थ्रू ध्यान रखिएगा,
पेप्टाइड बॉन्ड, किसके द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो जो एक चेन बनता है, उस चेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो आपका आंसर चला जाएगा क्या? मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड। क्लियर? चलिए बढ़िया है। तो देखिए ये एक एमिनो एसिड किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, एक क्वेश्चन और आता है। ये एमिनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक एमिनो एसिड है, ठीक है। ये दोनों आपस में ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के टाइम में किस तरीके से ज्वाइन करेगा? तो जब भी ज्वाइंट होता है तो ये OH इधर से और इधर से H बाहर हो जाता है और कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिल जाता है। देखिए कार्बन जो था, ये कार्बन नाइट्रोजन आपस में मिल गया ना, और जो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन था, वो इस तरीके से दिख जाता है, ठीक है। और क्या रिलीज हो गया? क्या रिलीज हो गया? वाटर रिलीज हुआ। देखिए दो गो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो H2O को क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बना? पेप्टाइड बॉन्ड बना। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या बाहर निकलता है? तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। दिख गया कैसे निकलता है? एक OH एक H बाहर निकला तो क्या मिल जाता है? बन जाता है वो क्या? वाटर। तो व्हेन पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? समझ रहे हैं? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और ऑप्शन की बात कर ले। न्यूक्लिक एसिड एक अच्छा खासा टॉपिक है जो कि आपके थोड़ा बहुत आपको देखना है। तो देखिए जो न्यूक्लिक एसिड है ये भी एक क्या है? पॉलीमर है। ये भी क्या है? एक पॉलीमर है। मैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्वेश्चन इससे आते हैं। देखिए जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, एक सेकेंड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, जी हाँ न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा था मैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर है, ठीक है। क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? ये भी पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? तो ये भैया न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये भी पढ़ना है आपको, मैं आगे बताने वाला हूं, क्वेश्चंस भी से आए हुए हैं। तो देखिए बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, वो आपस में जब किस बॉन्ड से जुड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर। क्या? फॉस्फो, ध्यान से रखिएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता है तो वो क्या बना देता है? एक चेन का फॉर्मेशन करता है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुट के, तो वो क्या बन जाता है? न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। तो when more than one nucleotides are connected by each other through phosphodiester bond, then the formed chain is known as nucleic acid। ऐसा कह सकते हैं हम लोग, जो नया चेन बनेगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा। देखिए न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर है, डरना नहीं है, ये सब स्ट्रक्चर देख के आपके एग्जाम में आएगा नहीं, मैं समझाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर यूज किया हूँ। ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। ये दोनों आपस में जो जुड़ा है तो ये दोनों तरफ एस्टर एस्टर है, इधर भी एस्टर ग्रुप है, इधर से भी एक एस्टर ग्रुप है, तो दोनों एस्टर एस्टर जुटा तो ये क्या कहला जाएगा हमारा? ये क्या कहला जाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखिए दिख रहा है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सिखाना ये चाह रहा हूं कि न्यूक्लिक एसिड भी एक पॉलीमर है, वो किसका है? न्यूक्लियोटाइड का है। और न्यूक्लियोटाइड आपस में जब कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। एमिनो एसिड भी एक पॉलीमर है, वो किसका पॉलीमर है? सॉरी एमिनो एसिड ने, प्रोटीन भी एक पॉलीमर है, वो किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड का। और एमिनो एसिड आपस में जो बॉन्ड से जुड़ता है वो बॉन्ड का नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो गया? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? चलिए चलिए अब हम लोग चलिए फटाफट से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स इन अ सेल, ये तो आपको डाटा है, याद रखना है। एक सेल के अंदर जनरली कितने माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? कितने प्रेजेंट होते हैं? तो 100 से 200 माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 100 से 200 माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सुप्रा मॉलिक्यूल, द एग्जाम्पल ऑफ सुप्रा मॉलिक्यूल। तो देखिए जो मॉलिक्यूल हैं वो तो बहुत सारे हैं, डीएनए भी एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन भी एक मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड भी मॉलिक्यूल है, लेकिन जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है? सुप्रा मॉलिक्यूल कहलाता है। तो आपको पता होगा ये जो क्रोमोसोम है ये बहुत सारे डीएनए से मिलकर बना होता है, पता है ना, बहुत सारे डीएनए। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। मैं क्रोमोसोम को बाहर कर लेता हूं, निकलो भाई क्रोमोसोम, जी क्रोमोसोम को बाहर कर लिया। क्रोमोसोम किससे बना होता है? तो डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। और डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है बताइए जी? डीएनए क्या एक ही को डीएनए होता है? नहीं, बहुत सारा डीएनए होता है। जब बहुत सारा डीएनए मॉलिक्यूल मिल गया तो वो सुप्रा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, यानी आपका आंसर चला जाएगा क्रोमोसोम। क्लियर? क्या आंसर चला जाएगा? बहुत अच्छा आंसर आप लोग का आ रहा है, सुप्रा मॉलिक्यूल क्या जाएगा? क्रोमोसोम। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सुनील जी थोड़ा सा पानी दे दीजिए। तो आप लोग बताइए फटाफट से, टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये सीधा याद रख लीजिए, कार्ल न्यूबर्ग थे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री टर्म को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, देख लीजिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से। टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्या हो जाएगा, कार्ल न्यूबर्ग, क्या हो जाएगा, कार्ल न्यूबर्ग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन इज, मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन इज, ग्लाइकोजन के मोनोमर यूनिट को क्या कहते हैं बताइए, ग्लाइकोजन के मोनोमर यूनिट को क्या कहते हैं। तो देखिए ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर है, ये भी क्या है, एक प्रकार का पॉलीमर है। ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है। ग्लूकोज का जो स्टोरेज फॉर्म होता है, ग्लूकोज जो स्टोर होता है हमारे बॉडी में, किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। जब बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के आपस में ज्वाइन हो जाता है तो उसको ग्लाइकोजेन फॉर्मेशन करता है। तो वो जो ग्लाइकोजेन क्या है, पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। ठीक है, और ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, मोनोसेक्राइड है, क्या है, मोनोसेकेराइड है, क्या है, मोनोसेक्राइड है। तो आंसर क्या चला जाएगा, मोनोसेक्राइड, क्या चला जाएगा आंसर, मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो देखिए जी ग्लूकोज, आपको मैं मोनोसेक्राइड बता देता हूं, 2-3 एग्जांपल ध्यान में रखिएगा मोनोसेक्राइड के, अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एक होता है ग्लूकोज सॉरी जी, थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम गले में हिचकिचाहट, विक्स की गोली लो और हिचकिचाहट दूर करो। चलिए मोनोसेक्राइड का कुछ एग्जांपल्स हैं, ध्यान से रखिएगा, ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, बस ध्यान से देखते रहिएगा, सब चीजें समझ में आएगी। ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, क्या क्या, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, ये तीनों क्या हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, ये तीनों क्या हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं। क्लियर हुआ। तो हमारा जो ग्लाइकोजेन है वो किससे बना होता है, ग्लूकोज से बना होता है। तो आंसर चला जाएगा क्योंकि ग्लूकोज भी एक मोनोसेक्राइड है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, मोनोसेक्राइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज, बताइए मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है इसमें, मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है। तो आंसर आपका चला जाएगा क्या, सेल्यूलोज, क्या चला जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज भी एक प्रकार का मैक्रोमोलिक्यूल है, सेल्यूलोज ही एक प्रकार का, यहाँ ऑप्शन के अनुसार ये सब स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है जी। एसिटिक एसिड भी ये मॉलिक्यूल हैं लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, सेल्यूलोज है, क्योंकि सेल्यूलोज बहुत सारे क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का से मिलकर आपस में बना होता है। ठीक है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत सारा मिलकर बना होता है, और वो सारे ग्लूकोज जब किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं। तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं, जिंजर की, सॉरी जिंजर वाली बात अभी मत करो यार, अभी क्लासेस पे ध्यान, क्लास पे फोकस करिए जी, क्लास पे फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम लिमिटेड है, टाइम लिमिट, जितने देर में आपने कमेंट लिखा उतने देर में मैंने अगर कॉन्सेप्ट बताया वो आपके दिमाग में अगर नहीं घुसा तो शायद आपको मुझे सलाह देना ये घाटा लग जाएगा। ठीक है, तो अपना घाटा नहीं करना है, अभी अभी अपना फायदा देखिए आप। ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जब बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ता है तो वो सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अभी हमने 3 लिंकेज के बारे में बता दिया, आप लोग याद रख पाएंगे, अभी 2-3 दिन के लिए बस 28 तारीख तक याद रख लीजिए, जिनका एग्जाम 29 को है वो 29 तारीख तक याद रख लीजिए। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होता है, क्योंकि देखिए जो डी फार्म कंप्लीट कर लिए होते हैं बच्चे, वो कोई भी बच्चे ऐसा नहीं होते ना, मैक्सिमम 99% बच्चे जो है ना वो एक तरीके से वर्किंग हो जाते हैं, मतलब उनको कोई शॉप पे हो जाते हैं, कोई कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई से थोड़ी बहुत रिश्ता नाता टूट जाता है, तो उनको चीजें याद रहना मुश्किल हो जाती है। ये सब चीजें थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली उतना ज्यादा यूज होता नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोग को याद रखने में, लेकिन 3-4 दिन के लिए याद रख लीजिए।
बस एग्जाम भर, उसके बाद भूल जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है क्या? एमिनो एसिड। पेप्टाइड, मैं रिपीट कर देता हूं इसीलिए ताकि 2-3 दिन याद रह जाए बस। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है आपस में क्या? एमिनो एसिड, और वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का। किस चीज का फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का। फॉस्फोडाइस्टर, क्या? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ता है कौन? न्यूक्लियोटाइड। कौन? न्यूक्लियोटाइड। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? न्यूक्लिक एसिड। क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? न्यूक्लिक एसिड का। और जब बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? ग्लूकोज, सॉरी, सेलुलोज कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलुलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्लांट्स have some specific small molecule known as dash which perform specific function in plant. देखिए, तो प्लांट्स हैव सम स्पेसिफिक स्मॉल मॉलिक्यूल। प्लांट्स के पास खास करके कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होगा, ठीक है जी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कहने का फंक्शन ये होता है कि ये आप, जैसे कि कोई पेड़ है वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कैसे करेगा, उसको कम्पिटिटिव बनाता है। क्या बनाता है? कम्पिटिटिव, मतलब कि वो इन्वायरमेंट में कैसे एग्जिस्ट करा। वहां पे कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगी हैं, कुछ एनारिकी हैं जो कि उसको क्या करते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कुछ एल्गी हैं जो कि उसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए पॉल्यूटेंट्स हैं, तो वो उसके लिए हमारे जो प्लांट है उसमें कुछ स्पेसिफिक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन शो करते हैं, जिससे कि प्लांट को कम्पिटिटिव बनाते हैं ताकि वो अपने इन्वायरमेंट में क्या कर सके? वेल तरीके से ग्रो कर सके। समझे? तो आपका आंसर क्या चल जाएगा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। समझ गए? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स समझ गए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी याद रखिएगा, एक बात मैं ये भी बता दूं अभी आपके लिए ये है कि जो चीजें आपको ज्यादा हार्ड लग रही है या फिर समझ में नहीं आ रही है उस पर ज्यादा जोर भी मत दीजिए, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। पता चलेगा वो चीज सीखने के चक्कर में कुछ आसान चीज रिवाइज करना भूल गए, और वही आसान अगर एग्जाम में आ गया तो घाटे में चल जाएगा। तभी स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है? स्मार्टली एकदम दिमाग एक्टिव रखिए। जो चीजें दिमाग में घुस रही हैं उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को रिवाइज करते रहना है। और जो चीजें ज्यादा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि अब सब चीजें तो घुसेगी नहीं, तो ऐसा नहीं करना है कि अब बार बार एक ही टॉपिक को लेकर बैठ गए कि भाई हमको नहीं समझ में, आप समझाओ तभी आगे बढ़ेंगे। तो नहीं, अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ो, ठीक है? आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो। अभी कोशिश करो कि हर चीजें जो आप डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ चुके हो एक बार आपके नजर के सामने से गुजर जाए, नजर के सामने से गुजर जाए, ताकि आप वहां पे क्या कर सको? एग्जाम में टिक कर सको। अगर 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई 3 को छांट सको, ठीक है? चलिए, बहुत बच्चे सही आंसर भी कर रहे हैं। मोनोमर यूनिट ऑफ लिपिड इज, लिपिड का मोनोमर क्या कहलाता है? लिपिड का मोनोमर क्या कहलाएगा? फैटी एसिड। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। लिपिड का मोनोमर क्या है? फैटी एसिड है। लिपिड का मोनोमर क्या है? फैटी एसिड है, ठीक है? फिर एमिनो एसिड किसका मोनोमर है? बताइए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सोच लो मतलब क्या है। प्रोटीन का मोनोमर है। ग्लूकोज, ग्लूकोज किसका है? तो भैया स्टार्च का, स्टार्च का, ठीक है? स्टार्च किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है। क्लियर? चलिए, स्टार्च का ब्रेकडाउन कैसे होता है एक बार बताइए तो, बताइए स्टार्च का ब्रेकडाउन कैसे होता है? तो स्टार्च पर कौन एक्ट करता है? सेलिवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पटाइलिन। पटाइलिन नहीं पढ़ना है, टाइलिन पढ़ना है। पीएच कितना होता है? 6.8 होता है। किसमें तोड़ देता है? माल्टोज में। किसमें तोड़ देता है? माल्टोज में। माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है। क्या है? डाइसेकेराइड है। और फिर जो माल्टोज पर कौन एक्ट करेगा? माल्टेज। माल्टेज, और माल्टेज याद रखिए, ए एस ई लग गया मतलब वो एंजाइम है, ओ एस ई मतलब वो क्या है? डाइसेक्राइड है, ठीक है? माल्टेज, माल्टेज एक्ट करके इसको किसमें तोड़ देगा? 2 गो मोनोसेक्राइड में, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, समझे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इस तरीके से स्टार्च का डाइजेशन होता है, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। मेजर फंक्शन ऑफ डीएनए इज, डीएनए का मेजर फंक्शन, डीएनए का मेजर फंक्शन क्या है? बॉडी स्टोर एनर्जी। भैया एनर्जी स्टोरेज में डीएनए का कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ना जी, एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। कैरियर ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जी हाँ अनु, हेरिडिटी मतलब क्या होता है? वंशागति,
वंशागति। तो जी हाँ, वंशागति यानी जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो हमारे माता पिता के गुण और लक्षण है वो हमारे अंदर आता है, वो किसके कारण आता है? डीएनए के कारण आता है। क्यों? क्योंकि डीएनए क्या है? एक प्रकार का हेरिडिटी मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब डीएनए के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, डीएनए आरएनए के बारे में, क्योंकि डीएनए आरएनए से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने ले लिया है डायग्राम। तो देखिए, दो प्रकार का न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा था ना अभी, न्यूक्लिक एसिड मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या? एक प्रकार का पॉलीमर है ना? तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है आपको पता है? आपने नाम सुना है लेकिन ध्यान नहीं होगा। पता है क्या न्यूक्लिक एसिड? अभी आपके दिमाग में ना पूरा एकदम चमकेगा। न्यूक्लिक एसिड आपने सुना है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, टू टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन सा? एक डीएनए है और एक आरएनए है। एक्चुअली में डीएनए आरएनए क्या है? एसिड है। और क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। देखिए, फुल फॉर्म में ही पता चल रहा होगा। डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए, नाम में लास्ट में न्यूक्लिक एसिड लगा हुआ है ना जी। और एक क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये भी न्यूक्लिक एसिड है। समझ रहे हैं ना? तो डीएनए चमका दिमाग में। कितनों को पता था ये चीज कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को ही कहते हैं? बहुत कम को ही पता होगा। मेरे को भी बहुत दिन के बाद ही पता चला था। समझे? चलिए, आरएनए डीएनए ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। कोई बात नहीं, होता है। देखिए, डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया है, बढ़िया। जिनको पता था वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लीजिए, अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में कुछ नाइट्रोजिनस बेसेस भी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, वेरी गुड। जिनको बहुत पहले से पता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में कुछ नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? चार गो हैं। वो कौन कौन से? एडेनिन है, मैं लिख देता हूं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। क्या क्या? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। क्लियर? और जो आरएनए में पाए जाने वाला न्यूक्लिक एसिड है, सॉरी नाइट्रोजनस बेस है, वो कौन कौन सा है? एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। मतलब यहाँ पे थाइमिन के जगह पे यूरासिल होता है, यहाँ पे थाइमिन के जगह पे यूरासिल होता है। ये यूनिक होता है और सारा सेम होता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए चलिए, बढ़िया है। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन किस में होगा? डीएनए में होगा। जबकि आरएनए में क्या पाया जाता है? एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। और आपस में किसको कौन किसके साथ बाइंड करता है? तो आरएनए में एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है? यूरासिल के साथ, और डबल बॉन्ड के साथ बाइंड करता है। और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन से बाइंड करता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, और जो बॉन्ड होते हैं आपस में, जो नाइट्रोजनस बॉन्ड आपस में जुटता है, नाइट्रोजनस जो बेस है वो आपस में जुटते हैं, वो किस बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये भी क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो वहां डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन और यूरासिल के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर? अब उसी तरीके से डीएनए में देख लेंगे तो एडेनिन और थाइमिन आपस में किससे जुड़ते हैं? डबल बॉन्ड से। और गुआनिन और साइटोसिन किससे जुड़ते हैं? ट्रिपल बॉन्ड से। क्लियर जी? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। और ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो बीच में आपस में है, मतलब जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं आपस में जुड़ते हैं, वो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर? समझ गए? समझ गए सभी लोग? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। द डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड बाय, बताइए, डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो देखिए, आपको ध्यान रखना होगा कि डीएनए और आरएनए क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का। तो किसके पॉलीमराइजेशन से डीएनए और आरएनए बनेगा? तो भैया न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से। तो न्यूक्लियोटाइड यूनिट, आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड यूनिट। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड यूनिट। बढ़िया है जी, न्यूक्लियोटाइड यूनिट। अब थोड़ा सा आप लोग न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अक्सर पूछा जाता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंसेस यहाँ पे हिंदी में लिखा है, तो मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि हिंदी में नहीं पढ़ सकते, हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है। अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो देखिए, जो न्यूक्लियोटाइड बना होता है उसमें तीन चीज प्रेजेंट होता है। क्या क्या? तीन चीज। एक होता है सुगर, क्या होता है? सुगर, जिसको हिंदी में शर्करा कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस,
नाइट्रोजन युक्त क्षार और फॉस्फेट ग्रुप PO4-2, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर नीचे दिख रहा होगा। ये हमारा PO4-2 ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप, और ये हमारा पेंटोज सुगर है। ये क्या है? हमारा सुगर है। क्या है? सुगर है। और ये हमारा क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तीन चीजें होती है न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होती है? तीन चीज होती है, सुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। जबकि न्यूक्लियोसाइड में सब चीजें वही होगी, सुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस भी होगा, नाइट्रोजन युक्त क्षार भी होगा, लेकिन PO4-2 यानी फॉस्फेट ग्रुप यदि हटा देंगे तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। मतलब यदि कोई न्यूक्लियोटाइड है उसमें से फॉस्फेट ग्रुप को डिलीट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड में बन जाएगा, तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करते हैं। जो सुगर है, न्यूक्लियोटाइड्स है, वो आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है, और डीएनए भी क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो अलग होता है, आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो अलग होता है। वो क्या क्या होता है? देखिए, चेंज सीक्वेंस तो सेम होता है, उस आरएनए हो या डीएनए हो, उसमें सुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा और PO4-2 होगा। लेकिन सुगर कौन सा होगा? तो सुगर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है राइबोज सुगर, एक होता है राइबोज सुगर, एक होता है डीऑक्सी राइबोज सुगर। तो राइबोज सुगर किसमें पाया जाता है? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में। किसमें? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में। इसीलिए तो नाम ही है राइबो न्यूक्लिक एसिड, समझ रहे हैं ना? मतलब राइबोज वाला। ठीक है, तो राइबोज। और डीऑक्सी राइबोज किसमें पाया जाता है? डीएनए में। डीऑक्सी राइबोज वाला सुगर किसमें पाया जाता है? डीएनए में। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस भी दो प्रकार का होता है, दोनों में अलग अलग होता है। अभी आपने देखा था डीएनए में जो पाया जाता है वो कौन कौन सा? तो एटीजीसी एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। जबकि आरएनए में जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? AUGC एडेनिन यूरासिल गुआनिन साइटोसिन। समझ रहे हैं? और फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सेम रहता है, फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सेम रहता है। तो क्या चीजें क्लियर हुई? क्या चीजें क्लियर हो गई? तो चलिए, आज का क्लास में यही था मेनली। हम लोग डीएनए आरएनए का पॉलीमराइजेशन भी सीख लिए, कैसे डीएनए का फॉर्मेशन होता है, कैसे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो आज का क्लास, ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, हम लोग इसने के साथ ही एंड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। अब आप लोग से मिल लेते हैं, आप लोग मेरा नाम जानते ही हैं। ठीक है, और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट था कि यदि आपके पास थोड़ा सा समय निकलता है इस क्लास एंड होने के बाद, तो अभी आप लोग इतना डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे ऐप पर पढ़ने पर आपको कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है, खराब है, जो भी है, आप प्ले स्टोर पर जाइए। क्या चीज करेंगे? प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप का रिव्यू जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि हमारा ऐप का रिव्यू अभी तक 3.3 है, जबकि ये हमारे 4 के लेवल का है, 4 के लेवल का है, जबकि इतनी क्लासेस चलती हैं, इतना बेटर है। तो आप लोग रिव्यू जरूर कर देंगे। अभी नहीं समय मिलता है, जब भी मिलता है, जब भी मिलता है। और अगर रिव्यू में मेरा नाम मेंशन कर दे, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार, अगर नाम मेंशन कर दे तो और मेरे लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं बोलूंगा अभी आपका पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। जब आपको टाइम मिले तो हमारे ऐप को एक बार प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे ऐप का रिव्यू जो स्टार दिया जाता है, स्टार देकर डिस्क्रिप्शन में अपना मेरे नाम के साथ अगर मेंशन कर सकते हो तो कर दो, बेटर रहेगा, थोड़ा मेरे को भी अच्छा फील होगा। ठीक है, हमारे ऐप का भी रेटिंग थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों से मिलने का समय आ गया है, मिल लेते हैं हम लोग। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोग करो ही, लेकिन आप लोग का मन है तो कर दो, थोड़ा सा हम लोग को भी एनर्जी मिलता है इससे। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन जी, और क्वेश्चन जी, और क्वेश्चन करवाएंगे। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था ना, इंट्रोडक्शन चैप्टर था, तो और भी क्वेश्चन होंगे। अभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पूरा पढ़ाना है, वाटर मेटाबोलाइट इलेक्ट्रोलाइट सब पढ़ाना है, सब चीजें होंगी, और भी क्वेश्चन करवाएंगे, क्या टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए जी, अब आप लोग से मिलने का समय आ गया, थोड़ा सा आप लोग से मिल लेते हैं। काफी सारे बच्चों ने, अब जिनको बात करनी है मुझसे, हैंड राइज वो लोग कर ले। ठीक है, आप लोग हैंड राइज कर लीजिए, मैं उनको अब 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता हूं जी। अरुण वे, चलिए जी, मैं आपको ले लिया हूं, कनेक्ट कर लिया हूं, एक्सेप्ट कर लिया हूं जी। बताइए जी, बताइए, आप क्या सर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जी, कैसा रहा क्लास? बढ़िया रहा सर। सर क्लास करवाइए, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा के करवाइए, फिर थोड़ा जल्दी कवर हो। ऐसे लग रहा है कवर नहीं हो पाएगा, फिर कैसे चलेगा? कम से कम देखिए, सर हम लोग पूरा ट्राई सर कर रहे हैं। हाँ? सर, कम से कम 25 क्वेश्चन का क्लास करवाइए, फिर थोड़ा अच्छा लगे। जी जी, अभी ये फर्स्ट क्लास है बायोकेमिस्ट्री का। अभी से पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं मेरी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कोई ऐसा क्लास नहीं हुआ है जिसमें कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन से कम कराया गया है। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर करता हूँ, ये भी आप जी ध्यान देखते होंगे।
जी सर जी। जी। तो ये पहला चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? हाँ सर सही समझ सर। रहे हो आप? जी जी। और हमारे पास उतना, देखिए हमारे पास अभी लिमिटेड टाइम है, मैं कोशिश करता हूं कि कम क्वेश्चन से ज्यादा कंटेंट कवर किया जाए, ठीक है। अभी कम क्वेश्चन, एक टॉपिक क्वेश्चन से मिल जाए उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको, क्योंकि हमारी जो पीपीटी बनाने वाली टीम है वो परेशान हो जाते हैं, 7-8 एजुकेटर क्लासेस ले रहे हैं, सारे का पीपीटी बंदा रेडी कर रहा है, तो समझ रहे हो ना, जहां हम लोग फरवरी में एग्जाम को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एग्जाम 28 दिसंबर अचानक से हो गया। जी जी समझ जी। रहे हो, मतलब सही। रात रात तक जग जग के लोग काम कर रहे हैं, जी ठीक जी है। जी। तो जितना हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, और आप के लिए बेस्ट तैयार क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री के कंटेंट तो मैं खुद रेडी कर रहा हूँ, क्या करूँ, परेशान जी हो जी। जाता हूँ। तो जितना हो सके उतना में मैनेज करो, बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, खराब क्वेश्चन तो एक भी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल दिया, ऐसा लगा कोई? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। सारे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड थे। जी सिलेबस पे था, सारा सिलेबस पे था। जी। तो अभी लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीजें ही पढ़िए, जितना अभी, अगर हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही आपको 1 घंटा 1.5 घंटा ले ले समय, तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर आपका मेन चैप्टर हमको लगता है रह जाएगा, है कि नहीं? जी जी। हाँ, तो अभी हो सके इसके बाद आधे घंटे बाद फिर से मैं एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूरिनरी सिस्टम का क्लास करवा दूं, तो आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। ओके सर अब मैं ओके। दूसरे को कनेक्ट कर लूं। ओके सर थैंक यू। चलिए, थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, मैं शिवम, क्या है, शिवांशु नागर को कनेक्ट कर लेता हूँ। बताइए शिवांशु नागर जी, बताइए जी शिवांशु नागर, गुड क्या इवनिंग आप मेरी सर। आवाज सुन पा रहे हैं? यस गुड सर। इवनिंग जी, बताइए। सर मतलब एक बात पूछना था, जो 20% जी के उसका क्लास कब होगा सर? हाँ जी, जी के कंप्यूटर से क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, यस कुछ सर, ट्वेंटी रीजनिंग भी परसेंट जो आने है। वाले हैं। तो देखिए ये जनरल एप्टीट्यूड है, एक्चुअली में हम लोग इसके लिए प्लान करे थे, हम लोगों को टीचर से, एजुकेटर से बात भी हुई थी, या लेकिन अब मेरे ख्याल से, अब आप, देखता हूं मैं सर से बात करके, उदित सर से, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत अगर रीजनिंग वगैरह अपने से देख लीजिए तो देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है फार्माकोग्निसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स, ये तीनों पे ज्यादा फोकस रहेगा। अब 2-3 दिन 4 दिन समय है जो भी, तो ये या चीजें जनरल अवेयरनेस वाली चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोग देखिए, क्योंकि समय कम है ना, हम लोग करवाते जरूर, ठीक है, ओके सर। हम लोग सर करवाते जरूर है। एक और बात है ले, सर। हेलो हम्म, सर, हाँ हाँ बोलिए। नाइट में लास्ट क्लास कितने टाइम तक चलेंगी सर? क्या? रात को लास्ट क्लास कितने टाइम तक चलेगी? हो सके तो यही क्लास आपका लास्ट हो, क्योंकि एक क्लास हो सके आधे घंटे बाद मैं ले लूं, यूरिनरी सिस्टम, उसका कंटेंट हमने बनाने के लिए दे दिया है, अगर कंटेंट प्रिपेयर हो गया तो क्लास ले लूंगा, अन्यथा अगर प्रिपेयर नहीं हो पाया तो क्लासेस शायद नहीं चल पाए, ठीक है। ओके, वो मॉर्निंग में होंगी। नहीं, तो वो मॉर्निंग में होंगी, अन्यथा नहीं तो अभी 11:30 बजे क्लास हो सके हो जाए, ठीक है। ओके थैंक। तो आप लोग रेडी रहिएगा। ओके, गुड नाइट सर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। गुड नाइट, गुड नाइट जी। ओके। चलिए जी, एक स्टूडेंट कोई और से मैं बात कर लेता हूँ। चलिए जी, पीएस गौतम जी, बताइए डॉक्टर पीएस गौतम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर पीएस गौतम, नमस्ते सर। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते जी, जी, नमस्ते, कैसा नमस्ते रहा सर। क्लास? अच्छा, नमस्ते बहुत जी। अच्छा रहा सर। आपको जो आपका जो समझाने का तरीका वो बेटर है। जी जी, हेलो। धन्यवाद धन्यवाद, आपको चीजें समझ में आ रही है हेलो। तो। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ। मतलब हम्म, आप जो समझाते हैं ना बोलिए। क्वेश्चन को बहुत ही हाँ डीपली समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से। जी जी जी, मैं जरूरी है, क्योंकि मैं कह सिर्फ रहा हूँ सर, ऐसा कोई टीचर नहीं कर जैसे सकता 20 नंबर का, है। मतलब एक ही दिन में हो जाएगा, एक ही चैप्टर में हो जाएगा, 20 नंबर का करा ज्यादा ज्यादा बड़े। क्या बोले, फिर से बोलिएगा, एक दिन नहीं, में? उसकी कह रहा हूँ सर, 20 नंबर का जो रीजनिंग वगैरह आएगी ना, जनरल हाँ नॉलेज हाँ, वगैरह। उसके लिए बात कर लूंगा मैं। हाँ हाँ, मैं उदित सर से बात कर लूंगा, एक्चुअली मैं में ये कह रहा एजुकेटर हूँ से सर, बात हो जो रही थी लगभग रीजनिंग 5। जनरल नॉलेज बेसिक कंप्यूटर का एक ही क्लास में हो जाएगा सर, कंबाइंड। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, उदित सर से इसके लिए बात करूंगा, ठीक है, आपकी बात मैं उदित सर तक पहुंचाऊंगा, वो सर कुछ ना कुछ अरेंज कर देंगे आपके लिए, ठीक है। जी सर, ठीक।
जी धन्यवाद। क्लास मतलब समझ में आई। चलिए आप लोग, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था, और भी चैप्टर मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम कंटेंट कवर हो ठीक जाए है बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक है जी। चलिए, अब जिन बच्चों को जो भी डाउट है वो अब नेक्स्ट ठीक है। क्लास में आप लोग पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। एक बच्चा है जो कि लगातार कर रहा है, विकास कुमार, उनको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। जी विकास कुमार जी बताइए, मैंने आपको एक्सेप्ट किया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मैं ये कह रहा था ज्यूरिस प्रूडेंस से फार्मेसी एक्ट और शेड्यूल सर बता देते तो बहुत अच्छा रहता। देखिए शेड्यूल वाली बात है तो अभी कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। अभी ऐसा सिनेरियो है ना उदित फार्मेसी ऐप पर कि जो जी टीचर जो एजुकेटर को जिस समय फ्री टाइम मिल रहा है उस समय क्लास ले रहे हैं, उस समय क्लास ले रहे हैं। क्योंकि 4 दिन में क्या ही शेड्यूल रेडी करें। हम लोग का शेड्यूल तो था, मेरा शेड्यूल था 2 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक। कुछ शुरुआती 15 दिन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री। वो शेड्यूल काम हुआ क्या? सर, नहीं ना। अगर तो आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा सर, प्लीज सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बात कर लूंगा उदित सर से। क्या चीज बोल रहे थे? क्योंकि सर शेड्यूल का ज्यूरिस, काम, अरेंजमेंट का काम सारा हमारा उदित सर देखते हैं हमारे। ठीक है। जी जी। सर ये जूरिस्प्रूडेंस कह की रहे थे क्लासेस कि सर प्ले स्टोर पे जो बताए थे आप अपना एक बार फिर से बता दीजिए, मैं लिख नहीं पाया, क्या अच्छा आपका जी। है? प्ले स्टोर पे जो उदित फार्मेसी ऐप है ना, जी सर। जी, तो ऐप का रिव्यू करना जानते होंगे कि आपको जो रेटिंग दिया जाता है स्टार के थ्रू। जी जी, वो नहीं हाँ, सर, आपका कोई चैनल है ना सर जो उस पे है प्ले स्टोर पे? प्ले स्टोर पर जो ऐप है ना उदित फार्मेसी, जो ऐप इंस्टॉल करके जिसपे आप पढ़ रहे हो, उसी का रिव्यू अच्छा करना है। अच्छा, ठीक हाँ, ठीक। वहां पे डिस्क्रिप्शन भी लिखने का आता है। लिखने में अगर एजुकेटर का नाम यदि आप मेंशन करते हो तो इससे रेटिंग बढ़ता है, तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और कोई बात नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है, कर सकते हो तो बेटर रहेगा। जी सर, देखिएगा कि ये हो, अगर करवा दे तो ज्यादा सही रहेगा सर, क्योंकि इससे भी हाँ, क्वेश्चन बनेंगे। जूरिस्प्रूडेंस, हाँ जी सर। जूरिस्प्रूडेंस का क्लास का ना। जी सर। ठीक है, मैं बात कर लूता, हो सकता है तो उदित सर को बोल दूंगा कि अनाउंसमेंट में डाल दे कब क्लास होगी। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, अब जो भी बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में होगी। अगर कंटेंट प्रिपेयर हो गया होगा तो 11:30 से एक क्लास में रख दूंगा, अन्यथा फिर सुबह से क्लासेस चलेंगी। ठीक है। चलिए जी, सभी को गुड नाइट। अनुराग राठौर से भी बात कर लेता हूँ, अकेले वो बचे हैं। चलिए जी, अनुराग राठौर, हमने आपको भी कनेक्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। बताइए जी, हैव यू एनी डाउट? कैसा रहा क्लास? चीजें समझ में आई? अनुराग राठौर, यस सर। सुन सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? यस सर, सुन रहा हूँ। जी बताइए, कैसा रहा क्लास? सर बहुत अच्छा रहा सर। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, जो आपने पढ़ाया मुझे समझ में आया। हम्म, बस सर एक चीज मैं पर्सनली आपसे पूछ सकता हूँ? पूछिए। सर आप कानपुर से हैं क्या? मैं कानपुर से तो नहीं हूँ भाई, ऐसा नहीं है। सर मेरा आई स्टेट ही यूपी है। हाँ, सर आई थिंक सो, मैंने आपको परसों देखा था। अरे मेरे हमशक्ल को देखा होगा। एक्चुअली में मैं बिहार स्टेट से हूँ जी, पटना। तो जी, कानपुर मैं एक ही बार गया हूँ, वो भी आज से 6 महीने पहले ही। तो नहीं जी। सर शाम को शायद 6 बजे मैंने आपकी क्लास खत्म करी। उसके बाद हाँ, मैं बाहर निकला, सेम एज इट हाँ, इज आपकी तरह हुडी पहना हूँ, आपकी तरह चश्मा लगा करके एक लड़का बाहर हाँ। था, मुझे लगा आप ही हैं। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, मैं बिहार से हूँ एक्चुअली। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्लास एंड कर दें, लाइव क्लास को। चलिए जी, अब मैं एंड करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हो सके तो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।